क्या आप जानते हैं भारत के इतिहास में एक बार एक इंसान ने ताजमहल बेच दिया था, वो भी एक बार नहीं, दो दो बार। एक बार लाल किला, एक बार राष्ट्रपति भवन और एक बार तो पार्लियामेंट हाउस ही बेच दिया, वो भी 545 सिटिंग मेंबर्स के साथ ही। है ना हैरान कर देने वाली बात। आज की हमारी कहानी भी इसी ठग के बारे में है, जिसे उसके गांव वाले रॉबिन हुड भी मानते हैं। एक बार की बात है कि लखनऊ सेंट्रल जेल में एक कैदी था, जिसे उसी की पत्नी हर हफ्ते चिट्ठी लिखती थी और चिट्ठी में अपनी परेशानियों के बारे में बताती थी। जैसा कि जेल का कानून होता है, जेल में अगर कोई भी चीज़ आए या जाए उसकी तलाशी ली जाती है, चेकिंग की जाती है, और अगर लेटर्स आए तो उन्हें पढ़ा जाता है ताकि पता लगे कि उसमें कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। ऐसे ही इस कैदी की चिट्ठियों के साथ भी किया जाता था। उस तक पहुंचाने से पहले जेलर उसकी चिट्ठियों को पढ़ता था, पर जेलर ऑब्जर्व कर रहा था कि पिछले 1.5 महीने से वो आदमी अपनी पत्नी की परेशानियों से भरी चिट्ठियों का कोई भी जवाब नहीं दे रहा। आज भी उसकी चिट्ठी आई, उसको दी गई, पर उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। इसलिए अगले हफ्ते जब उस आदमी के नाम फिर से उसकी पत्नी ने चिट्ठी भेजी, जेलर ने जब पढ़ी, उसमें फिर से वही परेशानियां लिखी हुई थी। तो जेलर ने कहा कि आज उस आदमी को मैं खुद जाके चिट्ठी दे के आऊँगा। जेलर उस आदमी की सेल के पास जाता है, उसे चिट्ठी देता है और उससे पूछता है कि आप अपनी पत्नी की परेशानियों का जवाब क्यों नहीं देते? आपने पिछले 1.5 महीने से उसकी परेशानियों का कोई भी जवाब नहीं दिया। ये सुन के वो आदमी कहता है, चलो जेलर साहब, आज आपने कहा है तो आज मैं उसको पक्का जवाब दूंगा। ये कहकर वो अपनी पत्नी के नाम एक चिट्ठी लिखता है बाकी चिट्ठियों के जवाब में। वो चिट्ठी लिखकर जेल प्रशासन को दे देता है और रूल्स के मुताबिक चिट्ठी को सेंसर किया जाता है। जब जेलर ने वो चिट्ठी पढ़ना शुरू की तो उसके होश उड़ गए। उसमें लिखा हुआ था कि तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ ही दिन में बाहर आ रहा हूँ, और खेत के बीचों बीच एक जगह है, वहां तुम्हें 1 हाथ गहरा गड्ढा खोदना है। जगह उसने चिट्ठी में मेंशन कर रखी थी। वहां एक बॉक्स मिलेगा तुम्हें, जिसमें कुछ सोने के और चांदी के सिक्के रखे होंगे और कुछ पैसे होंगे, जिससे तुम्हारा गुजारा चल जाएगा। उस आदमी पर तो बहुत सारे लूटपाट के केसेस थे, इसलिए वो चिट्ठी पढ़ते ही जेल प्रशासन एकदम हरकत में आ गया और वो सीधा उस आदमी के घर जाकर उस खेत में पहुंच गए। उन्होंने उस आदमी की बताई हुई जगह पर 1 हाथ गहरा गड्ढा खोदा, पर गनीमत है कि वहां पे कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने उसके आसपास और गड्ढे खोदे, पर उन्हें वहां भी कुछ नहीं मिला। जेल प्रशासन शाम तक लगा रहा और उन्होंने उसका पूरा खेत खोद दिया, पर उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिला। आखिर में थक हार कर उन्होंने ये सोचा कि ये शायद कोई मिस इन्फॉर्मेशन है, इसलिए वो वापस चले गए। कुछ महीनों बाद उस आदमी की बीवी एक चिट्ठी लिखती है, जो जेलर पढ़ते हुए दंग रह जाता है। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि जेलर साहब, आपका शुक्रिया, आपने हमारा खेत अच्छे से जुतवा दिया, इस साल बहुत अच्छी फसल हुई है, शुक्रिया आपका। और ये सारे कांड के पीछे एक आदमी का दिमाग था, जो उस जेल में बैठा हुआ था, जिसने बहुत ही चालाकी से पुलिस प्रशासन से यह काम करवाया था। इस आदमी का नाम था नटवर लाल, जिसे हम रियल ठग ऑफ हिंदुस्तान भी कहें तो गलत नहीं है। नटवर लाल का जन्म साल 1912 में बिहार की सीवान डिस्ट्रिक्ट के एक गांव बांगड़ा में हुआ था। उसका असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था। उसके फादर स्टेशन मास्टर की जॉब करते थे। नटवर लाल के गांव के लोग आज भी उनके घर की रखवाली करते हैं। वो ना तो उनका घर गिराने देते हैं और ना ही वहाँ पे कोई नई कंस्ट्रक्शन करने देते हैं। नटवर लाल के गांव के लोग मानते हैं कि नटवर लाल एक रॉबिन हुड है। वो अमीरों से पैसे लूटता था और गरीबों में लाकर बांट देता था। वो लोग तो उसे इज्जत से मिस्टर नटवर लाल बुलाते या फिर मिथिलेश बाबू प्यार से। आखिरी बार उन लोगों ने नटवर लाल को जब देखा, जब वो 3 गाड़ियों में अपने गांव में साल 1996 में आया था। और उस दिन गांव में आके उसने पूरे गांव को दावत दी। उसने एक बहुत बड़ा शामियाना लगाया, बहुत सारी खाने की वैरायटियां लगवाई और सब लोगों को अच्छे से खाना खिलाया, और जाते जाते हर इंसान को 100-100 रुपये का नोट हाथ में थमाता गया। उसकी ज़िंदगी की सबसे पहली चोरी या कहें एक ठगी, जो उसने अपने गांव से ही शुरू की थी। एक बार उसके एक पड़ोसी, जिसका नाम साहेब बताया जाता है, उसने नटवर लाल को एक ड्राफ्ट दिया बैंक में जमा करवाने के लिए। जब वो ड्राफ्ट नटवर लाल बैंक की तरफ ले जा रहा था तो उसकी नज़र साहेब के सिग्नेचर्स पर पड़ी, और कुछ देर कुछ सोचने के बाद नटवर लाल ने उस सिग्नेचर को कॉपी कर लिया। उस दिन तो वो ड्राफ्ट बैंक में जमा करवा आया, पर अगले दिन उसने एक फेक चेक बनाया साहेब के नाम से
और उसमें उसने सहाय के फेक सिग्नेचर्स भी कर दिए, हूबहू कोई पहचान नहीं सकता था कि ये नकली सिग्नेचर्स हैं, और वो बैंक में लेकर चला गया। उसने पैसे निकलवा लिए पर वो पकड़ाया नहीं गया। इससे उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया, और ऐसे ही करते करते उसने सहाय के अकाउंट से 1000 रुपये निकलवा लिए। कुछ दिनों बाद जब सहाय बैंक गया तो उसे पता लगा कि उसके अकाउंट से 1000 रुपये गायब हैं। जब उसने बैंक के कर्मचारियों से पता किया तो पता लगा कि वो लड़का जो उस दिन ड्राफ्ट जमा करवाने आया था उसी ने ये पैसे निकलवाए हैं। सहाय ने घर जाकर नटवरलाल के पिता को बताया, और नटवरलाल के पापा ने उस दिन नटवरलाल की खूब पिटाई लगाई, जिसकी वजह से नटवरलाल कोलकाता भाग गया, और वहाँ जाके वो एक सेठ की दुकान पर काम करने लगा जिसका बहुत बड़ा कॉटन का बिजनेस था। वो उस सेठ के बेटे को वहाँ पे ट्यूशन भी पढ़ाता, और साथ में उसने अपनी कॉमर्स में बैचलर डिग्री भी पूरी कर ली। एक दिन उसने आगे की पढ़ाई के लिए सेठ से कुछ पैसे उधार मांगे, पर सेठ ने मना कर दिया। इस बात से गुस्सा होकर नटवरलाल ने सेठ को 4.5 लाख का चूना लगा दिया उसके ही बिजनेस में, और वो पैसे लेकर वहां से भाग गया। वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट इंसान था, और वो सिग्नेचर तो किसी के भी कॉपी कर लेता था। उसने ज़्यादा ठगी या तो फेक सिग्नेचर से या फेक डिमांड ड्राफ्ट से की थी। वो ज्वेलर्स या फिर बड़े बड़े शॉप ओनर्स के पास जाता, उन्हें खुद को बड़ा ऑफिसर या फिर किसी पॉलिटिशियन का खास बता के इंट्रोड्यूस करता, उनसे सामान लेता और उन्हें बदले में फेक डिमांड ड्राफ्ट दे जाता था। पर वो बहुत रेयरली अरेस्ट होता था। पहली बार जब वो अरेस्ट हुआ तो वो एक रेलवे गोडाउन के केस में अरेस्ट हुआ। इस बार उसने रेलवे गोडाउन में पड़े 9 टन लोहे को बेचने की कोशिश की थी, पर वो कोशिश नाकाम रह गई। इस बार वो पकड़ाया गया था। बताया जाता है कि उसने टाटा, बिरला और धीरूभाई अंबानी जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी चूना लगाया है। नटवरलाल को सिर्फ बिहार में ही 14 केसेस के सिलसिले में 113 साल की जेल हो चुकी थी, पर हर बार वो किसी न किसी तरह से जेल से भाग जाता था। 1957 की बात है, एक बार जब वो कानपुर जेल में था तो वहां से पुलिस यूनिफॉर्म लगा के आराम से गेट से भाग गया। ये वारदात अंजाम देने के लिए उसके साथ कुछ पुलिस वाले मिल गए थे, जिन्होंने उसे यूनिफॉर्म ला के देने के बदले उससे 5 लाख रुपए लिए थे। पर उन लोगों ने उसे यूनिफॉर्म तो अरेंज करके दी और उसे गेट भी खोल के आराम से वहाँ से भागने में मदद की। पर जब उन्होंने वो पैसों से भरा बैग खोल के देखा तो उसमें सिर्फ ऊपर जाली नोट थी और बीच में तो अखबारें भरी हुई थी। मतलब वो यहाँ पे भी उनको भी ठग के यहाँ से भाग गया। वो जब इसके बाद पकड़ाया गया तो उससे पूछा गया, तो उसने कहा मैं जेल से भागता नहीं हूँ, मुझे खुद वहाँ से जाने की इजाज़त दी जाती है, मैं बड़े आराम से जेल से निकलता हूँ। जब मैं उस दिन कानपुर जेल से निकला तो मुझे तो गेट पर पुलिस वाले ने सल्यूट भी किया, क्योंकि उसने जेलर की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। उसके जेल से बार बार भाग जाने की वजह से ये माना जाता है कि वो जेल में सिर्फ 20 साल ही रहा, हालांकि उसको 113 साल की सज़ा हुई थी। 1996 की बात है, जब वो 84 साल का था। अब उसकी टांगों ने जवाब दे दिया था। 3 महीने से वो बिल्कुल व्हील चेयर पे था। वो खुद से बिल्कुल चल फिर नहीं सकता था। वो जहाँ भी जाता था उसी व्हील चेयर पे ही जाता था। उसका इलाज भी करवाया जा रहा था, पर उसने कोर्ट में अर्जी डाली कि उसका इलाज किसी बेहतर जगह पे करवाया जाए। कोर्ट ने उसकी अर्जी मंजूर कर ली और उसे उन टांगों के इलाज करवाने के लिए एम्स दिल्ली जाने की इजाज़त दी थी। दिल्ली एम्स उसके साथ 3 पुलिस वालों को भी भेजा गया, जो हमेशा उसके साथ ही रहते थे। इलाज के दौरान उसे जहाँ भी जाना होता वो उसी व्हील चेयर पर जाता था, क्योंकि उसकी 84 साल उम्र हो चुकी थी। टांगों ने जवाब दे दिया था और वो तीनों पुलिस वाले भी उसके साथ ही रहते थे। जब एम्स दिल्ली में उसका कुछ इलाज हो गया और उस रिकवरी पीरियड के लिए उसे वापस भेजा गया, तो वो जब उसी व्हील चेयर पर ही वो दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे तो उन्हें पता लगा कि उनकी ट्रेन निकल चुकी है, वो लेट पहुंचे हैं यहाँ पे। तो पहले तो उन्हें थोड़ा सा अफसोस हुआ, पर एक पुलिस वाला आगे वाली ट्रेन का पता लगाने के लिए चला गया, एक टिकट्स लेने चला गया, और एक ही पुलिस वाला उसके पास खड़ा रह गया। कुछ देर बाद नटवरलाल उस तीसरे पुलिस वाले से कहता है कि मुझे एक चाय पीनी है, मुझे प्लीज़ चाय ला के दी जाए। पुलिस वाले ने तो साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, अभी मैं सिर्फ एक इंसान तुम्हारे पास खड़ा हूँ, जब वो दोनों में से कोई एक वापस आ जाएगा तो मैं तुम्हें चाय ला के दे दूंगा। पर नटवरलाल बार बार इंसिस्ट करने लगता है कि नहीं, मुझे चाय पीनी है, मुझे चाय पिलाओ। वो पुलिस वाला सोचता है कि ये कहाँ ही भाग जाएगा, व्हील चेयर पर तो बैठा हुआ है। इसलिए वो तीसरा पुलिस वाला भी चला जाता है उसके लिए चाय लाने। पर जैसा ही वो वापस पहुंचता है वो तो देखता है कि वो दोनों पुलिस वाले उससे पहले ही वापस आ चुके हैं। पर वो दोनों हैरान खड़े हैं। पर जैसा ही उसने व्हील चेयर की तरफ देखा वो भी हैरान हो गया। व्हील चेयर वहीं पर पड़ी हुई थी, पर नटवरलाल वहां से गायब था।
मतलब ये कि वो इतने वक्त से अपनी टांगों को बेकार होने का नाटक कर रहा था, उसे टांगों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, बस वो एक ड्रामा कर रहा था जेल से भागने के लिए। ये नटवरलाल का आखिरी एस्केप था, क्योंकि इसके बाद नटवरलाल कहाँ गया किसी को भी पता नहीं, आज तक नटवरलाल किसी को नहीं मिला। उसके भाई का कहना है कि नटवरलाल की तो उसी साल 1996 में ही मौत हो गई थी और उसने उसका अंतिम संस्कार भी रांची में कर दिया था। पर नटवरलाल के वकील का कहना है कि उसके क्लाइंट की डेथ साल 2009 में हुई है। इसके अलावा भी नटवरलाल के बहुत सारे ऐसे ठगी के किस्से हैं जो हम एक ही वीडियो में नहीं कवर कर सकते, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए, यानी आपको सिर्फ नटवरलाल की और ठगी जाननी है, इसके लिए कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं।